नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धात के आज के फेसबुक लाइव में। मैं अर्चना ग्वाड़ी धात की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का ये जो फेसबुक लाइव है, ये तो पिछले कुछ समय से मैं धात के साथ लगातार आप लोगों से बात कर रही हूँ, जेंडर समानता को लेके, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। पिछले कुछ महीनों से हमने कई बार बात की है, लेकिन इस बार का जो ये लाइव है, ये विशेष लाइव है, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी एक घटना हुई है, वो हम सभी ने देखी है, हम सभी उसके साक्षी हैं। और हालांकि उस घटना को हुए थोड़ा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में गुस्सा बरकरार है। आप सभी जानते हैं मैं किस घटना की बात कर रही हूँ। अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड की एक बेटी थी, जिनके साथ जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उस राज्य में, एक राज्य जो वीर महिलाओं की और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल रहा है, चाहे हम गौरा देवी की बात करें, टिंचरी माई की बात करें या तीलू रौतेली की, एक ऐसे राज्य में इस तरह की एक घटना होना वाकई ही में दिल को झकझोर देता है। क्योंकि उत्तराखंड जब राज्य बना था, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं की रही है। महिलाओं ने सबसे बढ़ चढ़कर आंदोलन किया है। उस पूरे आंदोलन का जो पूरा बीड़ा था वो महिलाओं ने उठाया था। और लेकिन राज्य बनने के इतने वर्ष बाद आज ये स्थिति होना महिलाओं की वाकई में शर्मसार करता है पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को, और मुझे लगता है पूरी दुनिया को। और इसीलिए मुद्दा कहीं ना कहीं जाकर के एक नेशनल लेवल का मुद्दा बना है और पूरे देश में इस पर बातें हो रही हैं, पूरे देश में इस पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर हैं, लोग बात कर रहे हैं। और धात क्योंकि पिछले काफी समय से जेंडर समानता और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करता रहा है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं और इस पर बात करें। हमने इसकी शुरुआत की व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जहां पर हम पहले से तो बात करते ही थे, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद उसमें कई नए साथी जुड़ते चले गए, जो कि वो ग्रुप अभी 450 से लेकर 500 लोगों के लगभग हमारे उस ग्रुप में मेंबर्स हैं। और ज्यादातर अनजान लोग हैं जो इसी मुद्दे के साथ हमसे जुड़े हैं। उन्होंने हम पर एक विश्वास दिखाया है धात पर, और उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज उसी ग्रुप में से कुछ लोगों के साथ हम लोग बात करने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, महिला सुरक्षा के सवाल उठाने के लिए और जेंडर समानता की बात करने के लिए। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उषा ममगाई जी, जो कि एक समाज सेविका हैं। दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। हालांकि आज उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, उसके बाद भी वो हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद मैम कि आप आज हमारे साथ आई इस मुद्दे पर बात करने। आपने हम पर भरोसा दिखाया, हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी आपका कि आपने जो है मुझे इस में शामिल होने के लिए जो है आमंत्रित किया। और इस आमंत्रित में जो है मैं यही चाहूंगी कि हमारी बेटी अंकिता को न्याय मिले और पूरा भारत देश इकट्ठा होकर जो है इस न्याय की लड़ाई में आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद मैम। और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी सचिन थपलियाल जी को, जो कि एक युवा नेता भी हैं, उत्तराखंड में ही रहते हैं, देहरादून से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी लगातार कई मुद्दों पर काम करते रहे हैं। और इस अंकिता के मुद्दे ने उन्हें हमारे साथ लाकर खड़ा कर दिया है धात के साथ। तो सचिन थपलियाल जी, स्वागत है आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब पैनलिस्टों का बहुत बहुत स्वागत है। और बस चर्चा में आगे भी जुड़ा रहूँगा। मैं तो काफ़ी समय बाद जूम मीटिंग में या फिर किसी लिव ऑनलाइन फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी धात की काफी पुरानी साथी रही है, धात के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, नीना रावत जी। लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर वो लगातार काम करती रही हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, हमारी गोष्ठियों में बहुत साथ दिया है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने महिला सुरक्षा और अंकिता को, खास करके अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के बबाद, इस मुद्दे को उठाने के बबाद बनाया है, उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है नीना रावत जी। आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है इस चर्चा में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के। धन्यवाद अर्चना, और मुझे इस लाइव में आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये किस ऐसा विषय है कि जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा इस समय ज्वलंत मुद्दा तो है ही, लेकिन इस विषय पे बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अगर मैं अपने कुछ बातों से, अपने विचारों से इस लाइव में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों से कुछ अपनी विचार साझा कर सकूं और उससे कुछ विचारों में लोगों के परिवर्तन आए, या जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, क्योंकि हम सबके घर में बेटे बेटियां बच्चे सभी के घरों में हैं, हमारे हमारे भाई बहनों के रूप में सभी हैं। तो हम अपने अपने सब विचार रखते हैं और मुझे आशा है कि मैं भी अपने विचार रखूंगी तो लोग जो है उससे जो है हमारे जो साथ के बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, या जो भी हमारी एक जनरेशन है जो नई, वो उससे शायद उसे कुछ फायदा मिले, क्योंकि हमने अपने बच्चों को जिस तरह से परवरिश दी है, ग्रो किया है उनको, तो अपने अपने सबके अपने विचार होते हैं। हम एक समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। तो उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम सार्थक होगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैम। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आशीष पोखरियाल, सबसे युवा साथी है हमारे, और दिल्ली से ही आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आशीष, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि युवाओं की एक बहुत अहम भूमिका रही है, चाहे हम निर्भया कांड की बात करें, चाहे उत्तराखंड आंदोलन की, या उससे पहले जब भी पूरे दुनिया ने कहीं बड़े आंदोलन देखे हैं, युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आप हम में से सबसे युवा है साथी हैं हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सभी बाकी पैनलिस्ट का भी स्वागत है। और जितने हमारे साथ कुछ लोग, मैं कमेंट में भी देख रहा हूँ और लोग भी जुड़ चुके हैं। मैम मेरी वॉइस आ रही है? जी 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 आशीष। जी जी मैम, और सभी का धन्यवाद। मैम आपने बात बिल्कुल सही कही कि महिलाओं ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इस बात का एक हम झांसी की रानी हमने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए झांसी की रानी से पहले भी, उससे पहले अगर कोई था वुमेन एम्पावरमेंट और एक योद्धा थी जो वीरांगना थी, तीलू रौतेली। तो उत्तराखंड तो हमेशा इन चीजों में आगे रहा है। और इतनी जो अभी हाल ही में जो घटना हुई उसने सभी को एक बड़े झकझोर करके रख दिया। तो हम सब अब इस पर करते हैं जरूर। जो भी मेरे विचार और जो मेरे ध्यान में आएगा मैं सबके साथ साझा करूंगा। जी थैंक यू एवरीवन। जी जी मैम। धन्यवाद आशीष। तो हालांकि अमूमन जब भी हम कोई इस तरह की चर्चा करते हैं, बहुत जोशो खरोश में होते हैं, बहुत एक अच्छी एनर्जी होती है कि कुछ करेंगे, कुछ बदलेंगे। लेकिन आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उस जोश और उस एनर्जी से ज्यादा कहीं ना कहीं गुस्सा है, एक घृणा है, एक शर्म है हम सबके अंदर। क्योंकि जो ये घटना हुई है, मैं खुद जब मेरी धात के साथ यात्रा शुरू हुई थी, वो निर्भया कांड के बाद हुई थी, तो मैं खुद जब देखती हूँ इन 10 सालों में क्या बदला है। एक वापस एक जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश, पूरी दुनिया हिल गई थी, और उतनी ही बड़ी ये घटना है उत्तराखंड के लिए। पूरा उत्तराखंड इस वक्त सख्ते में है, सदमे में है, गुस्से में है। लगातार हम देख रहे हैं, ना केवल राज्य में बल्कि राज्य के बाहर भी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लगातार ये चीज चल रही है। और हम कोई बहुत, जो भी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत एक्सपर्ट्स नहीं है, ये कोई बहुत फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई बहुत फॉर्मल हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। बहुत एक आम समाज का, क्योंकि ये मुद्दा है, इसीलिए हम आम समाज के लोग हैं, हम आम समाज की तरह ही आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, उषा ममगाई जी, आप मैम प्लीज हमें बताइए, क्योंकि आपने इतने समय तक काम किया है, अपने महिलाओं के साथ भी काम किया है, जितनी मेरी जानकारी है, आप लगातार समाज के साथ काम करती रही हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है अंकिता भंडारी का, जो ये पूरी सारी घटना हुई है, हमने देखा, चाहे वो पुलिस की रिपोर्ट करने वाली बात से लेकर के हो, बॉडी का मिलना हो, उसके बाद की जो कार्रवाई, क्योंकि राजनीतिक एक सत्ता पक्ष उस तरफ है, और शायद इस कारण भी लोगों ने इसे अपना मुद्दा समझा है, आम जनता का मुद्दा समझा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, हम देखते हैं अभी कोर्ट में, हालांकि न्यायपालिका में केस चल रहा है, हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये आम जनता के रूप में किस तरह से लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखती हैं? और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में पहली ऐसी घटना है, इस बीच कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे बलात्कार हुए हैं, एसिड फेंका गया, या बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई है। लेकिन इस घटना ने क्यों सब लोगों को इकट्ठा कर दिया? क्यों इस घटना के बाद ही इतना गुस्सा लोगों में आया है? क्यों लोग खुद का एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? मैम आप क्या समझती हैं इससे? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि उत्तराखंड में जो ये घटना घटी है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन जागरूक जो है हम लोग होते हुए भी जो है जागरूक नहीं हुए।
क्यों? क्योंकि हमने जो है इस चीज को जो है कभी ध्यान से देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं कि इस तरह की घटनाएं, हमने कहा कि शहरों में होती है, हमारे उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं जो है ये पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी हुई है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एक तो जो है एक लड़की, गरीब परिवार की लड़की जो है नौकरी करने के लिए बाहर घर से निकलती है, कुछ सपने लेके निकलती है कि मैं जो है अपने माता पिता की जो है गरीबी से जो है उनको निजात दिलाने की कोशिश करूंगी, उनको जो है सही से जो है जिस तरह से उन्होंने मुझे पाला पोसा, मैं उस कर्तव्य को निभाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने जो मुझे पाला पोसा, मेरे घर में क्या क्या समस्याएं हैं, उसको जो है मैं किस तरह से जो है ठीक करूंगी। ये सपना कुछ ना कुछ उसके मन में होगा, वो घर से निकली। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि हम लोग जो है अपने आप पे ही जो है बिजी होते चले गए हैं, समाज में सभी लोग, हम इस तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं कि आज भी जो है अंकिता केस के लिए जो है 1 महीना हो गया है, हम लड़ रहे हैं, सड़कों में आ रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया के उससे जो है हम अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है क्योंकि हम जो है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और जहाँ तक जो है इस केस के उसमें जब शुरुआत में जब 18 तारीख को एक लड़की जो है मिसिंग हुई थी, तो सबने ज्यादा ध्यान से जो है इस बात को जो है अहम नहीं दिया कि हाँ भाई ये लड़की जो है मिसिंग हुई है, किस कारण हुई है, हमने इस चीज पे जो है विचार किया ही नहीं। जो 1-2 दिन के बाद जो है जैसे जैसे सोशल मीडिया में ये बात को जो है आगे बढ़ती गई कि भाई इसमें जो है कोई पावरफुल जो है व्यक्ति है, उसका बेटा है जो इसमें शामिल हो रखा है, और जैसे जैसे जो है लोगों को इस बारे में पता चलता रहा कि इसकी असलियत क्या चीज हुई है, क्यों ये लड़की मिसिंग हुई है और किस कारण जो है इसको मर्डर ही किया गया है, सोचा समझा एक मर्डर ही है। ये नहीं कहेंगे हम कि ये जो है जिस तरह से वो कहानियां बनाने में लगे हैं आरोपी की भी जो है ये एक जो है हादसा है, ये हादसा तो हो नहीं सकता, ये पूरा मर्डर ही है। और हम लोग जो है इससे बहुत मतलब उत्तराखंड में तो हम इस तरह की कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इस तरह की घटना जो है हमारे इस देवभूमि में होगी। तो हम जो है उत्तराखंड वाले जो है बहुत जो है सीधे साधे होते हैं और बहुत जो है भावुक होते हैं। और बेटी जो है चाहे अंकिता है चाहे और है, बेटी बेटी ही होती है, हर माँ बाप के लिए बेटी बेटी ही होती है। और ये बेटी जो है अंकिता सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, हमारी भी बेटी है, और इसके न्याय दिलाने के लिए जो है हम सबको जो है आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। कहीं न कहीं हम लोगों में भी कमी है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और भले ही रोष दिख रहा है लोगों में, लेकिन जिस तरह से पूरा जन-सैलाब सड़कों पर होना चाहिए था, वो शायद नहीं आ पा रहा है। तो उस पे भी हम आगे बात करेंगे। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबसे युवा साथी हैं, और आप खुद यस। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और पहाड़ों को बिलॉन्ग करते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि युवा जो खास करके एक जुड़ाव हुआ है युवा का, एक युवा के रूप में आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, आप भी नौकरी के लिए बाहर गए हैं, जैसे अंकिता आई थी अपने घर से बाहर कहीं आकर के नौकरी वो कर रही थी। क्या सपने लेकर के एक युवा अपने घर से पहाड़ों से दूर जाता है नौकरी करने के लिए, फिर ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, क्या ये कारण है कि युवा ज्यादा जुड़ पा रहे हैं? और खास करके आपके यस जुड़ाव का क्या? मैम, यस, एक कारण जरूर है कि हम लोग अपने घर से बाहर निकल के अपना घर परिवार छोड़ के और बाहर जाते हैं अपने कैरियर की तलाश में कि हम बाहर सीखेंगे, और जितना टाइम हम बाहर सीखेंगे तो जरूर ही हमारे कैरियर के लिए एक अच्छा होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इससे जुड़ने का एक ये है कि जब हम इतने सपनों के साथ आते हैं और हमारे साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो जरूरी वो एक सब लोग इसलिए जुड़े हैं कि सबको अपना दर्द दिख रहा है इस सब में, और ये दर्द ऐसा है कि इसे मतलब बयां नहीं किया जा सकता है। तो ये के जुड़ने का एक मुद्दा मुख्य कारण तो जरूर रहा है युवाओं का। युवा इसलिए भी जुड़े हैं कि उनमें अपना सा एक स्ट्रगल, और जो हम देखते थे मेहनत करने के बाद तो हम पहाड़ों से निकले हैं और किसी तरह से हम बाहर जॉब ढूंढते हैं, फिर वहां भी 10 चीजें सहन करनी पड़ती हैं, फिर जाके हम थोड़ा बहुत सरवाइव कर पाते हैं। तो वो जो सरवाइव का जो वो है सारा ये सिनेरियो है, इसी को देखते हुए हर कोई ये लड़की के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अंकिता को, अगर हम अंकिता को सोचे कि वो किस तरह से आई और फिर से जॉब मिली, एक आसान नहीं होती है प्रक्रिया, और उसके बाद इतना हीनियस क्राइम होना किसी के साथ, ये तो बिल्कुल दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है।
तो तभी मैं भी इससे जुड़ा कि नहीं, जब देखा कौन है क्या है, सोशल मीडिया से ऑब्वियसली हम सबको पता लगा, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबरें चलने लग गई, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई। तो फिर जब हमने इसके देखा कि ये क्या है, कौन इससे जुड़े हैं, क्या है, अपराधी कौन है, तो ऐसा फिर अपने आप एक अंदर से एक भाव जो होता है हमारा कि नहीं यार, अब तो चुप नहीं बैठ सकते हैं, बहुत दिन हो गए, सहते तो आ रहे इतने सालों से। हमने सोचा कि निर्भया के बाद कुछ बदला, कानून में जरूर चेंजेस हुए, थोड़े बहुत चेंजेस, ज्यादा तो हम कह नहीं सकते हैं, कि जैसे कुछ कुछ सजा को ज्यादा बढ़ा दिया गया और उस हिसाब से कुछ चेंजेस हुए, पर जो ग्राउंड लेवल पे वो कुछ भी नहीं बदला। तो इस बार एक आगे की नहीं यार, अब तो हमें अब बोलना चाहिए, अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब नहीं सहा जा रहा है। तो यही एक मुख्य कारण रहा मैम, कि अब ये सहनशीलता नहीं है अब इतनी, कि ये सहा जाए, कब तक सहा जाए, कब तक देखे हम अपने आसपास में कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, रोज हो रही हैं, हम कब तक चुप बैठेंगे। हमें इसके बारे में बात करनी होगी, एक निष्कर्ष निकालना ही होगा। अगर हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी जरूरी है इस विषय में। हम बात नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी है कि हम उस मुद्दे पे बात जरूर करें, कि उसके टेक्निकल इश्यूज को देखें, क्या कहाँ क्या दिक्कत है, कैसे 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 हुआ। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, मेरा ये मानना है। और जी युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं इसमें, जो बहुत अच्छी बात है। यस मैम। जी बिल्कुल। जी आशीष, सही कह रहे हैं आप कि मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग इकट्ठा भी हुए हैं। और बिल्कुल कोशिश यही है कि अब, क्योंकि हम लोगों की जो सहनशीलता है वो जवाब दे चुकी है, और अब हम यही चाहते हैं कि बस, अब बस हो गया है। अब हम और अंकिता उत्तराखंड में नहीं चाहते। कम से कम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम एक सुरक्षित माहौल चाहते हैं महिलाओं के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए। नीना जी, हम अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की, तो एक बहुत सुरक्षित राज्य उत्तराखंड को हमेशा से माना जाता रहा है। शांत कहा जाता है कि पहाड़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और शांत एक राज्य है। अगर हम ट्रैवलिंग साइट्स पे भी चेक करें तो फीमेल सोलो ट्रैवलिंग जैसे आजकल बहुत बड़ी है, तो सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी उत्तराखंड को बहुत सुरक्षित माना जाता है। मतलब अगर वो भी कहीं पे गूगल पे भी चेक करें कि फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर, तो उत्तराखंड को बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और उत्तराखंड, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा राज्य है जिसने गौरा देवी, टिंचरी माई और तीलू रौतेली जैसी महिलाएं, मतलब सशक्त महिलाएं देश को दी हैं, दुनिया को दी हैं। तो एक ऐसे राज्य में जहां इतना पीसफुल माना जाता है, सुरक्षित समझा जाता है, वहां पर ऐसी एक घटना का होना, ऐसी एक घटना का शर्मसार कर देना, एक महिला होने के नाते आप इसे किस तरह से देखती हैं? मतलब कैसे ये घटना आपको स्तब्ध करती है, छूती है कि उत्तराखंड शायद अब उतना सुरक्षित नहीं है जैसा हम समझते हैं? क्योंकि महिला होने के नाते हम नौकरी भी करते हैं, हम सब्जी लेने बाहर जाते हैं, हम कुछ भी, हम किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, हम उस माहौल में रह रहे हैं। तो और वही माहौल हमें अचानक से रियलाइज होता है कि जिसे हम बहुत सुरक्षित समझते थे वो ऐसा नहीं है। तो एक महिला होने के नाते आपके क्या विचार है इस बात पर? अर्चना, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा उत्तराखंड जो था एक शांत और बहुत ही खूबसूरत शहर है, हमारा राज्य है हम उत्तराखंड जो है। और हमारे मन में अभी तक हालांकि ऐसे केस हुए हैं, और जो ये सबसे पहली बात तो जो मैं बताऊं कि आपको जो उजागर इतना केस हुआ है, ये सिर्फ सब लोग एकजुट हुए हैं उसके कारण हुआ है ना। और लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि इसको जो है, हमें इस आग को बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये केस अगर हमें सफलता इसको नहीं मिल पाती हमें, तो अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे, और फिर ये इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना है। और अंकिता जैसे कि हम सबकी ही बच्ची है, क्योंकि हमारे घर में भी बेटियां हैं, मेरी बेटी भी इसी उम्र की है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी मेरी बेटी घर से बाहर निकली है, और अभी कुछ समय पहले ही वो उसने बोला मम्मी मैं सोलो ट्रिप के लिए जाऊंगी। मैंने बड़ी खुशी से उसको हाँ कर दिया। मैंने उसके पापा को बोलने तक का मौका नहीं दिया कि कहीं वो मना ना कर दे, क्योंकि ऐसा कभी डर रहा ही नहीं हमारे मन में। लेकिन अब जब से ये घटना हुई और बाय चांस ऐसा हुआ कि उससे कुछ टाइम पहले ही मेरी बेटी गई थी बेंगलोर अकेली। आप यकीन नहीं करेंगे, उससे पहले जब फर्स्ट टाइम वो बेंगलोर गई, मेरे मन में बिल्कुल डर ही नहीं था। मैंने कहा मेरी बेटी, मैंने उसको इस काबिल बनाया है कि वो बाहर अपना सर्वाइव कर सके अकेले। लेकिन उसके बाद से आप यकीन नहीं करेंगे, 4 दिन मैं रात भर सोई नहीं, और मैं उसको रात रात मतलब कि लेट नाइट तक मैं उसको वीडियो कॉल कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, और उसको मैं ये भी नहीं बता पा रही कि मेरे अंदर डर है, कि कहीं बच्चा डरे ना।
तो ये एक जो डर हमारे अंदर पैदा हो गया है बच्चों को लेके, तो ये एक बहुत ही भयानक माहौल था, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि हमारी बहन बेटियां हमारी जो है जब घर से बाहर क्यों नहीं निकलेंगी, बच्चे जब पढ़ेंगे बाहर तो निकलेंगे ना वो, और उनको हमारे पढ़ाने का फायदा क्या है। तो ये जो एक बहुत गंदा जो माहौल हमारे यहाँ पैदा हुआ है, और ये सिर्फ एक अंकिता वाला केस ही नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का जो माहौल ही खराब हो गया है हमारा। उत्तराखंड अब उत्तराखंड रहा कहाँ, जो आप देखिए बिल्कुल विनाश के कगार पे है इस समय उत्तराखंड। जो पहले यहाँ जो कुछ था, अब कुछ लगता ही नहीं कि हम उत्तराखंड में हैं। कहीं पे भी अब बच्चों को भेजने में हमें डर लगता है। आसपास का माहौल देखिए, हमारे जंगल इतने खराब हो चुके हैं। मतलब ये युवा पीढ़ी के लिए जो है बहुत इस समय खतरे का बहुत निशान है। वो उसमें जो हमारी जो जनरेशन है वो उसमें बहुत अहम रोल कर सकती है, क्योंकि हमने बच्चों को भी संभालना है, अपने आसपास के वातावरण को, एक समाज को संभालना है हमने। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम आपस में जो है हर एक कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे और आसपास के माहौल को अपना सुरक्षित, अपने बच्चों के लिए, अपने उत्तराखंड को वैसे ही खुशहाल और सुंदर हम बना सकें। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अपना योगदान दे सके तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि इस पीढ़ी को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने उत्तराखंड को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में जो हम अपने जो भी विचार अपने पेश कर सकें, या जो भी कदम हम उठा सकें, मैं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं चाहूंगी कि हम इस पर आगे काम करते रहें। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल नीना जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हम सभी डरे हुए हैं, और खास करके महिलाएं। सचिन जी, क्योंकि आप छात्र नेता भी रहे हैं, तो आपकी समझ शायद इस मुद्दे पर कुछ बेहतर होगी हमसे। तो जो ये बार बार एक बात आ रही है, जैसे अभी मैंने मैम से भी पूछा कि अब उत्तराखंड वो उत्तराखंड नहीं रहा है। मैम भी जैसे कह रही है पेड़ कट चुके हैं ना, मतलब वर्चुअली अगर हम देखें, विजुअली धरातल पे भी वो उत्तराखंड नहीं है। और जो उत्तराखंड, जैसे नेगी जी का गीत था, बोला भय बहनो तुम थे कनु उत्तराखंड चैन ऊंचा, तो ऐसा उत्तराखंड तो मुझे लगता है किसी ने भी नहीं सोचा था जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू किया था या लोगों ने जान दी है। तो किसी ने भी ऐसे उत्तराखंड की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की थी। आज इतने दशकों बाद, 2 दशक से ज्यादा समय हो गया उत्तराखंड को बने हुए, फिर हम लोग उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा उत्तराखंड शायद किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, जैसा उत्तराखंड ये बन गया है। तो भू कानून की बार बार एक बात आ रही है। अभी अगर हम देखें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमा भट्ट जी हैं, योगी गौर जी हैं, दोनों ने ही ये बात की है कि पहाड़ के लोग तो शांति हैं, लेकिन बाहर से कई लोग आ गए जिन्होंने माहौल खराब कर दिया है। तो भू कानून की भी मांग उठी है, भू कानून की मांग लगातार उठ ही रही थी, लेकिन इस मुद्दे ने उस मांग को और जोरदार एक सपोर्ट दे दिया, समर्थन दे दिया, और कहीं ना कहीं फिर से भू कानून को लेकर के एक मांग उठ रही है कि अगर एक सशक्त भू कानून होता शायद तो ऐसा नहीं होता, ये बात उठ रही है। इसको लेकर के सर आपकी क्या विचार है कि भू कानून कितना जरूरी है, और इस मुद्दे से कैसे रिलेट करता है भू कानून? अर्चना जी, आपका सवाल जहां तक मैं समझ पाया ये था कि उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन के समय पे या राज्य बनने के समय से पहले था, वो उत्तराखंड आज नहीं है ना। बाहरी लोगों की वजह से यहाँ दूषित हो गया है। तो इस वजह को लेकर भू कानून की कितनी आवश्यकता है, अन्य मुद्दों की कितनी आवश्यकता है। जी तो बिल्कुल, मतलब हाँ, मैं महिला सहमत हूँ आपकी। जी हाँ, मैं आप ज्यादा औपचारिकताओं में ना जाते हुए सभी, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, तो अब सबका स्वागत करना या सबका औपचारिकताओं के साथ सारे पैनलिस्टों को अपना परिचय देना, मैं समझता हूँ अभी कुछ समय तक के लिए छोड़ देना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे। तो बिना औपचारिकताओं में जाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आऊंगा। तो ये भू कानून उतना ही आवश्यक है जितना उत्तराखंड के मूल निवास की अवधारणा को लेकर हमारे जो तमाम आंदोलनकारी, हमारे तमाम छात्र संगठन समय समय पर बोलते रहते हैं। भू कानून उतना ही जरूरी है जितना राजधानी गैरसैंण के लिए हमारे तमाम जन संगठन आवाज उठा रहे हैं। भू कानून उतना ही जरूरी है जितना परिसीमन 2026 के जो खतरा आज से संकट नजर आ रहा है हमें, कि 2026 में पहाड़ की जो राजनीतिक ताकत है वो धराशायी हो जाएगी, वो पूरी जमीन के नीचे चली जाएगी। क्योंकि देर सवेर पहाड़ से ये अपनी जो शत्रुता है, दिल्ली वाले
जो अपनी शत्रुता पहाड़ से दिखा रहे हैं वो समय समय पर जाहिर होती चली जा रही है। तो भू कानून हमारे जल, हमारे जंगल, हमारे जमीन को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे उत्तराखंड के जो देवतुल्य और सीधे साधे नागरिक हैं उनकी अवधारणा को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अंकिता तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, अब तो हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उत्तराखंड के लिए न्याय मिलना चाहिए। अंकिता को जल्द से जल्द इन दरिंदों को जो बाहर में तो हमेशा अपने दोस्तों को आते हैं यहाँ पर, और उनको एक ही बात एग्जाम्पल भी के तौर पर भी देता हूँ कि जितने बाहरी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं ये सब के सब सांप के समान हैं। वास्तव में सब के सब सांप के समान है। इनको जितना दूध पिलाया जाए, इनको जितना इनकी जी हाजिरी की जाए, ये सब के सब डंक ही मारेंगे। तो सरकार, उत्तराखंड सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे आपराधिक लोगों को व्यवस्था देना, उनको सभी सुविधाएं देना थोड़ा कम करें। और हम तो बहुत ज्यादा शांति प्रिय और अमन पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, हम तो इन सब लोगों का स्वागत भी करेंगे, पर हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और जो हिमालय संस्कृति है उस आधार पर रहे तो हमारे साथ ही है, तो हम लोग भी इनका बाहें फैला के स्वागत करेंगे। देवभूमि ने तो उस समय भी जब मध्यकालीन में आक्रमण हुआ था भारत पे, उस समय भी सारे गुजरातियों का, सारे राजस्थानियों का, सारे ये पश्चिम बंगालियों का हमने स्वागत किया था। आज आप देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र में वहाँ सब के सब पिथौरागढ़ और मुंशियारी तक के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल के लोग बसे हुए हैं, उनका भी हमने स्वागत किया। आप जाएंगे ये आप चमोली और टिहरी घाटी, टिहरी वैली में आधे से ज्यादा आपको राजस्थानी वहां पर रहते हुए दिखेंगे, उनका हमने स्वागत किया। और तो और हमने मुसलमान, अपने जो मुसलमान धर्म के लोग हैं उनको भी हमने हमेशा गले से लगाया, उनको भी हमने हमेशा प्यार दिया है। लेकिन ऐसा प्यार हमने सोचा भी नहीं था। हमारे तो हमारे मनोवृत्ति पहाड़ की इस तरीके की है ही नहीं कि हम अंकिता जैसा मामला यहाँ पर देख पाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धामी जी को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को कि वो जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जो उनके अगल बगल हैं, क्या वो वास्तव में नेता कहलाने लायक हैं और जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और उनको सोचकर, क्योंकि हम लोगों ने ही उनको भेजा है वहां पर, और ये हमने आज तक नहीं सोचा था कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, एक राज्य मंत्री, एक राज्य के राज्य मंत्री, एक उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री, उनका बेटा, उनका बिगड़ेल बेटा या उनके जो परिवार के लोग हैं वो ऐसे दुष्कर्म करने के लिए या कुकर्म करने के लिए यहाँ पर उनको व्यवस्था दी गई थी। आप और आखिर में बयान में क्या बोलते हैं अंकिता के मामले में? मीडिया ट्रायल पहले से लेकर आज तक 18-22 तारीख से लेकर और आज 21 तारीख तक ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल में लगातार अंकिता के ये जो पैरवी कर रहे हैं हम लोग, आप सब लोगों की बात भी रखी जा रही है, उसके साथ साथ उसके बाप की भी बार बार बयानबाजी दी जा रही है। और उनका विनोद आर्य क्या बोल रहा है हमेशा कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदार परिवार के लोग हैं, हम ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकते। तो वहीं पर हमारा ख्याल होता है कि ऐसी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार इन बेशर्मों को यहाँ पर रखकर दे रही है। ऐसी जिम्मेदारी यहाँ पर सिटिंग जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इसका भाई अंकित आर्य, वो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहा है, और उत्तराखंड में इन्होंने कहाँ से ये जमीन खरीदने और बनाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक सवाल है उत्तराखंड सरकार से कि गुंडे तत्व यहाँ विधानसभाओं के अंदर और सचिवालयों के अंदर जमा कर रखे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। और जितना इनको व्यवस्थाएं देंगे, हम जितने इनको सुविधाएं देंगे, तो कम से कम हमें पता चलना चाहिए कि हम किन लोगों को शरण दे रहे हैं। नहीं तो फिर एक गुलजारी लाल जी हैं, उन्होंने बहुत बात इसी काम जो भी माहौल चल रहा है, जो हालात अभी बने हैं, उसी हालातों के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, कहीं अगला नंबर आपका ना हो। आज हमारी बेटी के साथ ये दुराचार हुआ है,
आज हमारी बहन के साथ लड़ता हुआ है, यदि अब भारत के अन्य हिस्सों में होगा, हमारे हिमालय की संस्कृति को देखकर लिखा गया है। जगह पे जिन जमीनों पे नारियों की पूजा होती है, उस जमीनों पे देवता निवास करते हैं। सबसे ज्यादा देवता इस वजह से निवास करते थे कि यहाँ पर हमारी महिलाओं का सम्मान होता था। आज वही सम्मान पुलकित आर्य जैसे रावणों की भीड़ चढ़ता जा रहा है। बहुत शर्म की बात है, अंकिता ने जो 120 किलोमीटर का सफर पौड़ी से ऋषिकेश तक तय किया था, वो मेरे आंखों के सामने आता है कि दुनिया की वो रोजगार की तलाश में यहाँ पर आई, पर उसको नहीं पता था वो ऐसे भेड़ियों के शिकार बन जाएगी। जी, बहुत सारे इसमें मुद्दे शामिल होते हैं। आपका सवाल ये होता है कि वो कानून की मांग भी अब उठनी चाहिए। जी, वाकई में सचिन जी बहुत गुस्सा है, खास करके सरकार पे गुस्सा है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा गुनहगारों के खिलाफ, और बार बार सीबीआई जांच की मांग हो रही है, मीडिया ट्रायल की बात हो रही है। और इसी लिए धाद ने भी जो पोस्टर कैंपेन एक शुरू किया था, ज्यादातर हम में से लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि धाद ने भी अपनी तरफ से एक मांग पत्र की तरह एक पोस्टर कैंपेन शुरू किया था, जिसमें हजारों लोगों ने पूरे देश भर से हमें संपर्क किया है। नीति माणा जो कि दूरस्थ गांव है उत्तराखंड का, वहां के प्रधान से लेकर के कानपुर, आसाम, मिजोरम तक के लोगों ने पोस्टर्स बनवाए, पोस्टर्स साझा किए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें हमारी मुख्य जो मांगे थी उनमें से एक बहुत अहम मांग थी, जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, कि पर्वतीय क्षेत्रों के रिजॉर्ट की वैधानिक जांच की जाए तथा स्थानीय ग्राम और जिले के नागरिकों की उसमें हिस्सेदारी तय हो, ताकि होल सोल बाहर के ही जो लोग आकर के उस पे रूल ना करे और उन्हीं की सत्ता ना चले, जो लोकल लोग हैं उनकी भी उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हो, ताकि एक चेक रहे कि एक्चुअली में उन रिजॉर्ट्स में या इस तरह के जो संस्थानों में क्या चल रहा है, और वो लोकल उत्तराखंड के लिए या लोकल उनके आसपास के माहौल के लिए किस तरह का उन जगहों का माहौल है। इस पर एक बात हुई थी, तो ये हमने एक मांग रखी थी। साथ ही हमारी एक बहुत अहम मांग थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लेकर के, जैसे कि हम सभी जानते हैं राजस्व पुलिस की अभी तक व्यवस्था रहती थी पर्वतीय क्षेत्रों में, और मैं जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये 150 साल पहले शुरू हुई थी और अंग्रेजों के समय में ब्रिटिशर्स ने ये व्यवस्था शुरू की थी। तो वाकई में मतलब हास्यास्पद भी है, शर्मनाक भी है कि हम अभी तक आज के समय में, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी, आज के समय में महिलाओं की क्या स्थिति है, या उस समय कानून व्यवस्था कैसी थी और सत्ता पक्ष कौन था, आज कौन है, आज कानून व्यवस्था क्या है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो 150 वर्ष पुरानी व्यवस्था राजस्व पुलिस की जो है, पटवारी प्रथा जिसे हम कहते हैं, वो आज तक चलाए जाना क्यों नहीं राज्य बनने के बाद उस पर विचार किया गया, जो एक बहुत बड़ा पूरी घटनाक्रम का एक कारण रहा है कि 4 दिन तक वो पटवारी का प्रेशराइज करना, उन्हें केस नहीं रजिस्टर करना। हो सकता है अगर पुलिस चौकी होती, थाना होता, तो शायद हम ऐसा सोच के चल रहे कि व्यवस्था, शायद जो पूरा घटनाक्रम होता कुछ और तरीके से होता, शायद केस पहले रजिस्टर हो गया होता या जो भी। तो ये 150 वर्ष पुरानी प्रथा, आजादी को भी 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी इस प्रथा का होना, हालांकि अब सरकार ने ये चीज, राज्य सरकार ने मानी है। हमारे मांग पत्र में से एक हमारा सबसे अहम मुद्दा था कि राजस्व पुलिस के स्थान पर रेगुलर पुलिसिंग की जाए, खास करके महिला सुरक्षा के मामलों में। तो ये एक चेंज आ रहा है, लेकिन इस चेंज को आने के लिए अंकिता की कुर्बानी का इंतजार क्यों किया गया, क्यों उससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया गया, और क्या वाकई में ऐसा है कि पुलिसिंग रेगुलर होने के बाद, थाने और चौकी खुल जाने के बाद, क्या हमें लगता है कि पहाड़ों में या कुछ ये व्यवस्था में चेंज आएगा, या महिला सुरक्षा के मुद्दों पर कुछ चेंज आएगा? उषा जी, अगर आप स्वस्थ फील कर रही हैं, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का मैम? हाँ जी अर्चना जी, जैसे आपने राजस्व पुलिस के बारे में आपने कहा, देखिए हमारे सही बात है कि पूरे भारत में जहाँ तक देखी जाए तो जो राजस्व पुलिस का जो है, सिर्फ उत्तराखंड में ही जो है, यहीं पे जो है इसकी प्रथा चल रही है।
बाकी पूरे भारत में तो इस तरह का मैंने और किसी स्टेट में ये चीज देखी नहीं है। दूसरी बात जो है जो ये महिलाओं के मुद्दे के ऊपर जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो है शहरों में और जो हमारे गांव में है उसमें बहुत अंतर है। महिलाओं से लेके और जो उनके लिए जो विचार रखे जाते हैं उसमें बहुत अंतर है। पढ़ी लिखी महिलाएं जो है गांव में भी हैं और शहरों में भी हैं, लेकिन गांव की महिलाएं वो अपने परिवार को ही जो है अपने सीमित रखती हैं, और शहर की महिलाएं जो है अपने कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो यही चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है फर्क है। और हम देखते हैं कि अगर कोई भी महिला जो है गांव में अगर किसी के साथ कुछ घटना घटती है तो क्या होता है, जो प्रधान होता है गांव का, सरपंच होता है, तो उसी में ही जो है उन लोगों को जो है उस मामले को जो है सुलझाया जाता है, रफा दफा किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो है महिला को डोमिनेट किया जाता है। ये तो हमने जो है हर बार देखा है। तो इस तरह की प्रथा जो है ये तो बहुत गलत ही है। अब सबसे ज्यादा ये है कि हम लोगों को जागरूक जो है अपने बच्चों को भी करना पड़ेगा, महिलाओं को भी करना पड़ेगा, चाहे वो शहरों में है चाहे गांव में है। लेकिन गांव के उसमें तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं पुरुष प्रधान है। अरे पुरुष प्रधान है तो सही, लेकिन महिला किसी से कम तो नहीं है। गांव में तो सारा जो है काम महिला ही करती है, खेती बाड़ी भी, घर भी देखना, बच्चों को भी देखना, सारे महिला ही काम करती है। तो पुरुष प्रधान के उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई महिलाओं की भी सहभागिता जो है बराबर होनी चाहिए। महिलाओं के मुद्दों के ऊपर जो है हमें काम करना चाहिए, और पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि महिला जो है कोई कामकाजी जो है काम करने की कोई जो है एक जिसे कहते हैं कि समाज में जो है बोझ बना के रख दिया है कि भाई काम करते रहे करते रहे करते रहे, तो इस तरह से तो बेकार ही है। सहभागिता बराबर की होनी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों जो है इक्वल हैं। आज के देश जी। में दोनों इक्वल है। लेकिन गढ़वाल में क्या कहीं पे भी जो है गांव में कुछ भी अगर इस तरह का होता है तो बहुत जरूरी है कि उनको जागरूक करना। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और खास करके अगर हम भौगोलिक स्थिति की भी बात करें तो पहाड़ों में अस्पताल, स्कूल, सब कुछ, हर चीज के लिए जो है वो स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा है। हर चीज के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो भी मतलब पुलिस थाना या चौकी भी हो, उसके लिए भी शायद बहुत दूर जाना, फिर उसको रिपोर्ट करना, या अगर रिपोर्ट की जाती है फोन के माध्यम से तो पुलिस का वहां तक पहुंचना। तो ये सब वाकई बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख की जनसंख्या से भी ज्यादा की जनसंख्या उत्तराखंड की, और पुलिस वाले जितने मेरी जानकारी है सिर्फ 28,000 हैं। तो वाकई में वो भी कहीं ना कहीं पूरी पुलिसिंग ही एक चैलेंज है शायद, और खास करके भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें आशीष, आप युवा हैं, आप पहाड़ों में रहे हैं, आपने उसे करीब से जाना है, और अब आप बाहर भी काम कर रहे हैं। तो यूं तो महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए हम बात करें तो बहुत सशक्त कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं, और खास करके निर्भया केस के बाद हम देखें तो बहुत एक चेंज भी आया है पूरे कानून व्यवस्था में। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए गए हैं, चाहे हम 2013 के विमेन सेफ्टी की बात करें, अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, एक पूरा उस पे कानून बना है, या और भी बहुत सारे हैं कानून, बहुत सशक्त हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कहाँ कमी रह जा रही है कि जो महिलाएं हैं वो शायद रिपोर्ट नहीं कर पा रही हैं क्राइम, या रिपोर्ट हो रहा है तो उस पर ठीक से एक्शन नहीं लिया जाता है। कहीं ना कहीं कोई एक कमी तो रह जा रही है ना। तो क्यों, कैसे ये अपराध कम होंगे, और जो पूरी कानून व्यवस्था है उसमें आपकी समझ में, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि लॉज बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाए और हम महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दे सकें? यस मैम, यस, जरूर जरूर मैम। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा मैम। उससे पहले सचिन थपलियाल जी ने कहा था भू कानून पे, उस पे मैं थोड़ा एक पॉइंट कहना चाहता हूँ मैम कि जरूरी क्यों है ये सब भू कानून, या हमारी किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आउट ऑफ उत्तराखंड है या किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और उन लोगों की हमसे नहीं है। ऑब्वियसली उत्तराखंड के लोगों से तो लोग बहुत प्यार करते हैं, और जब भी हमें बाहर कोई पूछता है आप कहाँ से, हम कहते हैं उत्तराखंड से, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा 90% की एक वो अलग हमारे तरफ सम्मानजनक उसका एक एटीट्यूड होता है। ऐसा क्यों, इसको जानना हमारा बहुत जरूरी है। एक्चुअली में एक हमारा कल्चर है, अगर हमने इसको कंजर्वेट नहीं किया, और वो कैसे स्पॉइल हो रहा है, वो बाहर के कुछ, वो हम ये नहीं करेंगे जो अदर स्टेट के लोग, अदर स्टेट का
जिनकी मेंटेलिटी उस टाइप की है कि किसी इस तरह के क्राइम करना और ये सब, ये लोगों से बचाने के लिए, भूमाफियाओं से बचाने के लिए, इस सब के लिए भू कानून जरूरी है। यस मैम। और नेक्स्ट पॉइंट है मैम कि वुमेन सेफ्टी को हम किस तरह से देखते हैं और ये सब। तो ये वुमेन सेफ्टी पहले से तो बहुत तो नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जरूर हुए थे निर्भया के बाद। अ, थोड़ी सजा जो थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। जहाँ पे 6 महीने का जेल था, वहाँ पे 7 साल 10 साल की जेल, ऐसा कुछ हो गया था, जितना मैंने जी इसको पढ़ा और जाना और समझा है ना मैम, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो जी 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 ये क्यों ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि लोग क्यों इस क्राइम को कर लेते हैं? कहीं ना कहीं जो पावरफुल लोगों का हाथ उनके हाथ में, सर पे होता है, या वो खुद पावरफुल लोग होते हैं और वो समझते हैं कि ये जो लोग हैं। तो ये एक पॉइंट है कि पावरफुल लोगों का निडर कानून के प्रति कोई डर नहीं है, और इस सब का उनका ऐसा होता है कि नहीं जी, अब तो हम कर लेंगे तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। अभी अंकिता मामले में सोचो, उन्होंने यही सोचा होगा ऑब्वियसली कि हम वो मिसिंग का लग जाएगा उस पर, वहां गिर गई थी, चोरी का कुछ भी आरोप करके कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो सोशल मीडिया ने ही, मैं कहूंगा कि इस केस को उठाया और यहाँ तक वो आज अंदर हैं। और उम्मीद है न्यायपालिका से कि जल्द उनको अ, सजा मिले। पर ये सब इसलिए हो पाया कि लोग जागरूक थे और लोगों ने एक साथ आके आवाज उठाई, तो थोड़ा प्रेशर बना, और इस सब के जहां वो मोड़ना चाहते थे उस केस को नहीं मोड़ पाए, उनकी ताकत छोटी पड़ गई। तो मैं इसीलिए क्या ये है कि बहुत पावरफुल लोग ऐसे जब क्राइम करते हैं तो वो इस सबको अपने पावर के उससे दबाना चाहते हैं। तो हम सबको एक संग आवाज बुलंद करना और न्याय पे हमें भरोसा रखना चाहिए, है ना। तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, लेकिन वुमेन सेफ्टी के लिए अभी और बहुत कुछ होना जरूरी है उत्तराखंड में जरूर, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है अलग राज्य से। हम नहीं कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसा कानून दिल्ली में चल रहा हो वही उत्तराखंड में चल रहा हो। मैं समझता हूँ कि उस पे जो नीति निर्माता जो हमारे हैं, लोग हैं, जो हमारी सरकार है, उसको इस पे विशेष लोगों से सुझाव लेने चाहिए और खुद की कमेटी बना के एक अच्छा लॉ कानून उत्तराखंड को दें, एक सुरक्षित कानून दें जहां महिलाएं, सोचो कि उस लड़की ने अपने घर में ही, घर से अपने ही जिले में सुरक्षित नहीं रह पाई, तो ये बड़ी शर्म की बात है और बहुत दुख और बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त करने के लिए। तो महिला जी सुरक्षा पे फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत। जी तो हमें देखना होगा कि अभी अर्चना जी, पीछे हमने जब व्हाट्सएप लाइव किया था तो जी आपने एक बात की थी, लिंग समानता, इस पे भी बहुत जी जरूरी है हमें। इसके साथ साथ जो घर में हम किस तरह से अपना एक परिवेश और किस तरह से हम बच्चे को बड़ा करते हैं, जब तो उसके कैसे हम इस सब चीजों को, और हम सब ये सब समझ पाए, बच्चे तो तब समझेंगे ना, पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये समानता क्या है, लिंग समानता क्या है। तो इस सब के जी प्रति जागरूकता और पुलिस का अपना एक, और सरकारें उत्तरदायी हों। सरकार अगर, जनता भी देखो जांच से मेरे को लगता है कि लोग संतुष्ट नहीं है, कोई सरकार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन लोग जांच से वो नहीं है कि संतुष्ट नहीं है। तो सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और जनता की सुननी चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैम मेरे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने आशीष कि किसी एक एंड पे काम करने से नहीं होगा। जो मैं आपकी पूरी बात का मतलब समझ रही हूँ, हर तरफ से हमें काम करना होगा, जनता को भी जागरूक होना होगा, महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा, कानून के स्तर पर भी एक युवा के नाते आपका ये मानना है कि उत्तराखंड में और सशक्त कानून बनने की जरूरत है, कानूनों में और बदलाव जो आए हैं शायद वो ना काफी हैं, और थोड़े बदलाव लाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, हम आगे भी उस पर भी बात करने वाले हैं, जेंडर समानता की, कि लड़का है लड़की है, किसी के लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया है, भिन्न बनाया है, लेकिन भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया है। वो हम करते हैं, काम बांट देते हैं, कपड़े हर चीज, मतलब हम हर चीज में देखते हैं कि हम लोग डिवाइड्स क्रिएट कर देते हैं, वो ना करें। और जो परवरिश के उससे आपने बात की है उस पर भी हम अभी हम आएंगे। लेकिन एक बहुत जब हमने देखा कि हम, चाहे हम ग्रुप में भी बात करते हैं, 450-500 लोग उस ग्रुप में हैं, या सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं आए दिन
सोशल मीडिया ही क्या बल्कि मीडिया में भी जो चीज़ एज़ अ वुमेन मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती है, या मुझे लगता है हर लड़की को करती होगी, कि हम लोग देखते हैं कि इस तरह की कोई भी घटना होती है, चाहे वो निर्भया वाली घटना हो या अंकिता की साथ जो हुआ है, उसके बाद हम लोग एकदम से लड़कियों से ही क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं कि आप पहले क्यों नहीं भाग गई, उससे पहले नहीं समझ में आया क्या कि खतरा है, उसे तो पहले ही चले जाना चाहिए था, ऐसी जगह नौकरी की ही क्यों, या निर्भया के केस में उसने क्या पहना हुआ था, इतनी रात को एक लड़के के साथ क्यों थी, आपके कपड़ों को लेकर, आपके आने जाने को लेकर, आपके जॉब को लेकर, हर चीज को लेकर लड़कियों से ही प्रश्न पूछने शुरू कर दिए जाते हैं जब भी इस तरह की कोई घटना होती मैम है। मैम जी, एक इसका पॉइंट ऐड करना जी, चाहूंगा। जी आशीष। जी मैम, मैम जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि राजस्व पुलिस और ये सब जो कानूनी हम देखते हैं, हम में से जरूर कोई सब तो कानून जनता जो है वो सब तो एलएलबी कर नहीं सकती है, कानून के स्पेशलिस्ट हो नहीं सकते हैं, पर इसको मैं मोटे मोटे तौर पे अगर समझना होगी ये चीजें कहाँ तक इनका रिजल्ट कितना इम्पैक्ट करता है किसी केस पे और इस पे, चाहे हम निर्भया केस को ले ले किसी को, मैं एक केस का डिस्कशन थोड़ा बताना चाहूंगा, ब्रीफ करना चाहूंगा इसके बारे में कि थोड़ा सा उन्नाव एक में केस हम था। रखेंगे तो, यस क्योंकि मैम, हमारे पास शॉर्ट में समय भी कम है। बहुत, जी, यस मैम बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि उन्नाव एक केस था। उसमें सिर्फ अपराधी को सजा इसलिए नहीं होती है कि जो एफआरआई थी वो गलत गलत दर्ज कर दी गई थी, उसमें एज का इशू था और दो तीन इशू थे, वो जानबूझ के करी या हो गई थी। तो यह सब चीजें बहुत जरूरी है समझनी हमको कि ये कैसे एक रिजल्ट, और फिर अपराधी के मन में जब उसने क्राइम कर दिया तो फिर दूसरा भी देखता है उसको तो कुछ नहीं हुआ, ये लोग हैं, तो ये सब जरूरी है। इस पे भी जी, मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी वो करें, है ना। ओके। जी, बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। तो जो मैं ये बात बता रही थी कि इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो सवाल पूछे पूछे जाते हैं, और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब भी कोई ऐसी घटना किसी लड़की के साथ होती है, वो किसी को भी बताने से पहले हिचकिचाती है, डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं न कहीं उसी से सवाल पूछे जाएँगे, उसी के कैरेक्टर पे उँगलियाँ उठाई जाएँगी। एक छोटी-सी बात मैं बताना चाहती हूँ। एक बार मेरे साथ खुद ऐसी एक घटना हुई थी कि मैं मसूरी से आ रही थी अकेले स्कूटी पर, और मतलब मेरे घर पे अब जा कर के मैंने ये बात बताई है, और कुछ 2 लड़के रास्ते में स्कूटी में आगे-पीछे चल रहे थे, उन्होंने ईव टीज़िंग मेरे साथ की, और क्योंकि मैं थोड़ा-सा जागरूक थी, ऑलरेडी महिलाओं के मुद्दों पे काम कर रही थी, तो मुझे लगा मुझे एक्शन लेना चाहिए, और वो बहुत सुनसान एरिया था, तो मैं वहाँ पे नहीं रुकी, नीचे आके रुकी। फिर मैंने बाकायदा एक पुलिस स्टेशन में जाकर क्वेश्चन मतलब अपनी कंप्लेंट फाइल करने की बात की। आपको हैरानी होगी जान के, मुझे सबसे पहले जो चौकी इंचार्ज थे, उनका मुझसे ये सवाल था कि आप इतनी रात को अकेले आए क्यों? और जबकि रात भी नहीं, वो शाम 5 या 6 बजे की बात है। आप अकेले मसूरी गए क्यों? तो मतलब मेरे लिए वो काफ़ी शॉकिंग था, मेरा वो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर था इस तरह पुलिसिंग के साथ, जब मैं खुद की कोई कंप्लेन लेके गई हूँ। तो उस वक़्त शायद मैं कहीं न कहीं, हालाँकि मैंने उस चीज़ पे पूरा एक्शन लिया, जो भी प्रोसीजर था वो फ़ॉलो किया, एसएसपी ऑफ़िस तक गई, फाइनली उन लड़कों को बुलाया गया और पूरी रिटर्न कंप्लेन हुई, जो भी वो प्रोसीजर था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया, और उसके बाद वो लड़कों को माफ़ी माँग के, या जो भी कुछ एक प्रोसीजर था, वो चीज़ें हुई। तो इससे हम कहीं न कहीं देखें तो एक चीज़ समझ में आती है कि वाक़ई में लड़कियों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर हम कानून की भी हेल्प लेने की कोशिश करें, चाहे हम अपने घर पे बात करें, तो हमें लगता है सबसे पहले शायद हमारी नौकरी छुड़वा दी जाएगी, हमारी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे तो। इसलिए हम उस चीज़ को छुपा के रखना चाहते हैं, हम नहीं बताते हैं, या अगर हम कुछ साल बाद बताते हैं तो लोगों को, जैसे मी टू मूवमेंट हुआ था, तो लोगों को लगता है अब इतने साल बाद बोलने का क्या मतलब है, तुमने तब क्यों नहीं बोला, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। तो कहीं न कहीं जब एक इस तरह की कोई घटना होती है महिलाओं के साथ, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो घरेलू हिंसा हो, वो रेप हो, वो ईव टीजिंग हो, वो डावरी के लिए हो, या कुछ भी हो, सवाल लड़कियों से ही पूछने शुरू कर देते हैं हम लोग, बजाय कि क्रिमिनल जो है, जो गिल्टी है, उससे पूछने के। तो ये जो एक कहीं न कहीं चीज़ होती है, कपड़ों पे सवाल उठते हैं। तो नीना जी, आप इसे किस तरह से देखती हैं एक महिला होने के नाते? और किस तरह से हम ये चीज़ कम कर सकते हैं? खत्म तो शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन कम हम एक समाज होने के नाते, या एक आम जनता होने के नाते हम क्या कर सकते हैं इससे कम करने के लिए, कि इस तरह का ना हो, और जो गिल्टी है उन्हें सवाल पूछे जाए, महिलाओं को ना पूछे जाए? अर्चना, देखिए ये जो बहुत एक गंभीर मुद्दा है, और गंभीर होने के साथ ही ये जो है कि इसको जो खत्म करने की शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी होगी, मुझे लगता है।
तो हमारा अपनी जो बच्चों को परवरिश है हमारी, जो घर में जो माहौल देते हैं बच्चों को, सबसे पहले हम अपने बच्चों को जो है लड़कों को, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ लड़कों के पक्ष में नहीं बोलती हूँ, मैं लड़कियों के लिए भी बोलती हूँ कि जो है लड़कों को ये सिखाया जाए कि औरत का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करना उन्हें सिखाएं। एक मैं छोटी सी घटना आपको बताती हूँ कि कुछ समय पहले की बात है ये। मेरा बेटा एक शादी में गया और हम लोग नहीं थे साथ में, तो वहाँ कोई लेडी थी, उनसे कुछ उसकी टक्कर हुई है, जो भी हुआ होगा, तो उसके कपड़ों में थोड़ा सा कुछ गिर गया, जो भी बात हुई मुझे पूरी बात ढंग से याद नहीं आ रही है। तो वो उन लेडी के ऊपर चिल्लाया, और मुझे अब जैसे हमारा आसपास यहाँ सभी जानते हैं एक दूसरे को, तो घर आके कुछ 2 दिन 3 दिन बाद मेरे को किसी ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था, आदित्य चिल्ला रहा था, ऐसे करके उसने ऐसे करके कुछ बोला। मैंने फौरन अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा क्या बात हुई थी, उससे पूछा, तो वो चिल्लाया था सिर्फ, और तो मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा अगर मेरे साथ ये घटना होती, कोई मेरे पर इस तरह से चिल्लाता और बच्चा वो भी, तो एक रेस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए कम से कम। तुम्हें तो दिया था, कोई बात नहीं, आंटी ने तुम्हें डांट भी दिया तो कोई भी बात नहीं, है ना, तुम सॉरी बोल सकते हो उन्हें। तो एक रेस्पेक्ट जो है वो अपने घर में से ही हमें वो सिखाना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं कि एक लेडी के लिए, किसी भी बड़े के प्रति, सबसे पहले तो बड़ों के प्रति, है ना, सम्मान बच्चों को बोलना सिखाएं। और एक संवेदनहीनता जो आती जा रही है बच्चों में, वो किस लिए है कि हम जो है हमारा कम्युनिकेशन जो हम बच्चों से हो ही नहीं पा रहा है, ये हमारी भी गलती है। ऐसे मैं सारा दोष बच्चों को नहीं, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है जो थोड़े बहुत बच्चे खराब हो रहे हैं, लेकिन बच्चे समझदार भी बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ आजकल की जो हमारी जनरेशन है, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। कुछ एक बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो हमारी कमियों से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हम ही जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनपे, और वैल्यूज उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और सबसे पहली शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। घर में हम कोई भी बात मेरे तो अपने घर में होता है, मैं तो मेरे मुंह से बेटी के लिए कम निकलता है, आधो एक गिलास पानी दे दे, बेटे के लिए ही निकलता है। क्यों, मैंने कभी मतलब गैप किया ही नहीं बच्चों में। बच्चों को मैंने शुरू से सिखाया कि दोनों बच्चे अपने अपने खा के अपने अपने बर्तन साफ करो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को, अब मैं बताऊंगी, मेरी बेटी की शादी हुई, मुझे इतनी ज्यादा खुशी है, उस परिवार में 2 बेटे हैं, और आप उनके घर में जाएंगे, सारे मेंबर वर्किंग है, लेकिन काम में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं है। मुझे इतनी खुशी होती है उस घर में जाके। मैं अपने निर्णय पे, अपनी बेटी के निर्णय पे इतनी खुश हूँ कि उसने ऐसे लड़के के लिए चुनाव किया जो इतना समझ। तो मैंने, जब कोई शादी की बात होती थी, मैं अपने बेटी को ही भेजती थी कि तू बात कर बेटे से, लड़के से बात करो जाके। तो उसका कहना था, मम्मी कि मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि लड़का जो है रिस्पेक्ट करे मेरी, बाकी सब चीजें मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं अपना आप कमाती हूँ, मुझे उसके पैसे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की। मेरे को अगर फाइनेंशियली वीक है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके नजरों में एक सम्मान होना चाहिए एक लेडी के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब सम्मान आता है एक दूसरे के लिए, तो ये बात मैं लड़कियों के लिए भी कहती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के करें, ये चीजें म्यूचुअल होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, और घर से हमें जो एक समाज को जब हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने घर से शुरुआत हमें करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बस हम जो है अपने घर में ना तो बच्चों में भेद करें किसी भी काम को लेकर। अगर लड़का झाड़ू पोछा कर रहा है, लड़की भी कर रही है, दोनों करें। मेरे हस्बैंड, मतलब हम लोग सब बराबर तरह से काम, किसी काम के लिए ऐसा नहीं होता कि ये जो है शुरुआत मैंने अपने घर से की है। और जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं ना कि जिस तरह से हम अपना कदम बढ़ाते हैं, हमें आगे लोग वैसे ही मिलते हैं। तो मेरे को अभी तक, जैसे हम लोग धार में ही काम करते हैं, आप लगाइए कि कई बार ऐसा होता है कि मैं स्मृति वन में जाती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ सारे साथी जो मेल होते हैं, मैं कह रही हूँ, लेकिन हमारे इतना बढ़िया माहौल में हम लोग रहते हैं। तो ये सब चीजें मैं चाहती हूँ कि हर जगह हो। और हम तो खुशकिस्मत हैं, हो सकता है हमारे लिए बातें करना बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसे तबके भी मैंने देखे हैं। और मेरे ऐसा नहीं कि मैं ऐसे इस एक जैसे जिस लेवल में हम लोग रहते हैं वहां पे ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में ही बहुत सारे लोग हैं जहाँ लड़कों को बिल्कुल मेरा राजकुमार, मेरा बेटा, मेरा बादशाह बना के रखते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लड़कियों में, और लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ कि इसमें लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरा तो स्वभाव शुरू से रहा है कि मैंने हर चीज का, गलत चीज का विरोध किया। मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, मैंने फौरन उसका मना किया। और एक दिन में चीजें बदलती नहीं है। आपको आज कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि
मेरे साथ ये जाति हो रही है, आप उसका विरोध करें। एक दिन नहीं, 2 दिन बाद नहीं, लेकिन तीसरी बात लोगों को पता चलेगा कि ये ये इसको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो आपकी बात को फिर सुनेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप सहते हैं उस बात को, तो उसको आपकी तरह से हाँ समझी जाती है। तो लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि अपनी आवाज उठाएं, उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है फौरन उसको बोलें, और लड़कियों की ना को नाप समझें। ये एक बहुत बड़ा संदेश है लड़कों के लिए, क्योंकि जो अंकिता के केस में हमारा हुआ है, देखिए उसने जो है, लड़की ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने जो अपनी ना कही, उसके कारण ही उसको हो सकता है। इससे पहले भी बहुत किस्से हम सुनते ही आ रहे हैं कि लड़कियों का पता ही नहीं है, लड़कियां लापता भी हुई हैं। तो जो भी हुआ, जिसने ना की तो इसलिए इसको जो है इतना भुगतना पड़ा। तो ये अंकिता के साथ बहुत सारे सवाल हमारे समाज में खड़े हुए हैं, और इसको लड़कों के समझने की जरूरत है, और घर के लोगों को जो है एक सही परिवेश देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे उस बात अभी जैसे भू कानून की बात हुई थी, मैं उसमें कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन भू कानून हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड जिस बर्बादी का बहुत हो चुका है, बहुत विनाश हो चुका है उत्तराखंड में, अब ये और ज्यादा ना हो। जितना हमारे पास बचा, हमें कम से कम उसे बचा सके। सरकार तक ये बात जरूर जाए। मैं तो कह रही, अगर कहीं कोई भी हमारी बात को ऐसा सुन रहा हो, क्योंकि उत्तराखंड जो इस उत्तराखंड में रहा है, उसे नहीं है कि हरियाली, यहाँ का सब कुछ देखा है उसने, यहाँ का माहौल देखा है। बाहर के लोग उसको कैसे समझेंगे, आप बताइए मुझे। हमने तो बचपन से देखते आ रहे हैं, चारों तरफ हमारे जो है, हमने यहाँ बगीचे देखे हैं, हरियाली जमीन देखी है सारी, और अब हमारे पहाड़ तक अछूते नहीं रहे इससे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है, और ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। बिल्कुल और सही मीना जी, और आपका समर्थन कर रहे हैं। संगीता बहुगुणा जी कह रही हैं, बीना कंडारी जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, दया सागर धस्माना जी हैं, विमला रावत जी हैं, मनोज भट्ट जी हैं, और सभी का कहना है कि बिल्कुल घर से ही शुरुआत करनी होगी। सभी ने माना, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की ना वाली। तो मैं खुद अक्सर ये कहती हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन से अपने बेटों को, अपने घर में जो लड़के होते हैं उनको ना सुनना नहीं सिखाते हैं, उनकी हर जिद पूरी की जाती है, उन्हें हर चीज में प्रिविलेज दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बचपन से ये शायद वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं सुपीरियर हैं या ज्यादा है महिलाओं से। उनके दिमाग में भर दिया जाता है, उनको यही समझ आता है। और ना, क्योंकि बचपन से किसी चीज के लिए होती नहीं है, जो चाहिए वो मिल जाता है, हर जिद पूरी की जाती है, तो ना सुनने की आदत ही नहीं होती है। तो हम जिन भी केसों में देखें कि अगर लड़के ने फ्रेंडशिप के लिए कहा, लड़की ने ना कह दिया तो उसने एसिड फेंक दिया, लड़की ने ना कह दिया तो रेप कर दिया, रेप की धमकियां दे दी, या तस्वीरें वायरल कर दी सोशल मीडिया के थ्रू, या उसके थ्रू ब्लैकमेल किया, या अंकिता वाले ही केस में हम देखें तो क्योंकि अंकिता ने ना कह दिया, लेकिन ना सुनने की आदत ही नहीं है, तो ना कैसे, मतलब उन्हें लगता है कि हम, मुझे ना कैसे कह सकती एक लड़की, तो उठा के पानी में फेंक दिया। इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने बेटों से सवाल पूछने शुरू करने पड़ेंगे। और खास करके जब भी कोई ऐसी घटना होती है, हम सब ने, मुझे लगता है जब अंकिता वाली घटना हुई होगी या निर्भया वाली, हम सभी ने डरे होंगे, अपने घर में अपनी बेटियों से कहा होगा कि बेटा थोड़ा जल्दी आया करो, या बेटा इस वक्त मत जाया करो, या थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा अलर्ट रहना, अपने साथ पेपर स्प्रे रख लो, या इमरजेंसी में हमारे नंबर्स, उन्होंने ये सारी बातें बेटियों को सिखाई होंगी। लेकिन क्या हम में से किसी ने अपने बेटों को बैठा के ये बोला है कि बेटा कभी किसी की लड़की को परेशान मत करना, या कहीं तुम ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हो, या तुम ऐसा कुछ मत करना कि कोई दूसरी लड़की तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल हो। शायद ये हम में से किसी ने भी नहीं किया होगा, लेकिन अब जरूरत है कि हम ये जरूर करें। और सचिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम सुनते हैं पितृसत्ता, नारीवाद, जो फेमिनिज्म हम कहते हैं, या जेंडर समानता की, मैं उस पे काम भी कर रही हूँ बहुत टाइम से, उस पे हम लोग लगातार बात करते हैं धात के थ्रू भी। आजकल ये वर्ड्स बहुत सुनने में आते हैं, और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने भी सस्टेनेबल लिविंग के जो उनके गोल्स हैं, उसमें टॉप 5 में उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को रखा है। यानी अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी बहुत टॉप प्रायोरिटी में है कि वो होनी चाहिए, उसको रखा है। और पेट्रियार्की, जो हम पितृसत्ता की बात करते हैं, जैसे आशीष ने भी कहा था कि सारा खेल ही दरअसल देखे तो सत्ता का है, चाहे वो एक राजनीतिक सत्ता भी हो, या पैसे की सत्ता हो, या एक सामाजिक सत्ता जो पुरुषों के पास है उस वो हो। इस पूरी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? पुरुष होने के नाते आपके क्या विचार है इस बारे में?
एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क की भी काफी समस्या हो रही है यहाँ देहरादून में। वह पहाड़ों में तो होती थी हमेशा से ही, अब देहरादून में भी होने लगी। और जी शायद ये डेमोग्राफिकल जो सर्वे आजकल चल रहा है फेसबुक पे, उसी कारण से भी, वो भी कारण हो सकता है। जी। इस वजह से मेरा, आप आपने मेरा प्रश्न सुन पाए थे सचिन जी या नहीं? नहीं, मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तरंगे बज रही थी अब आपकी आवाज में। आप बताइए क्या जी पूछ रहे थे। जी, मैं एक्चुअली, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम शब्द सुनते हैं पितृसत्ता, जो सत्ता किसी भी प्रकार की हो, और खास करके जो पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, या हम नारीवाद यानी फेमिनिज्म की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक पुरुष होने के नाते आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब चीजों को लेकर के? जैसे आपने पितृ सत्तात्मक की बात करी, आपने नारीवाद की बात करी, तो आज ये आज की परंपरा नहीं है। पितृ सत्तात्मक आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत ही पुरानी सनातन शास्त्रों में दी गई परंपरा है। ठीक है, हम देवभूमि के लोग हैं, तो फर्स्टली हमें इसको धारण करना पड़ेगा, इस सत्ता को धारण करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन एक उदाहरण है, जैसे भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को 200 लोगों से ज्यादा विशेषज्ञों की ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान तैयार किया। उसमें देश दुनिया के सारी सूचनाएं, सारी ड्राफ्टिंग, उनको उनका निचोड़ मिला के उन्होंने भारत का संविधान बनाया। तो ऐसे ही पुराने हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु, हमारे जो पौराणिक ये मान्यता वाले पुजारी पंडित लोग थे, वो कुछ बनाकर चले गए। अब उसमें से भी अब भारत का संविधान में छोड़ दिया था मैंने, भारतीय संविधान को तैयार किया 200 लोगों ने, उसके बाद जाकर हमारा भारत का संविधान बना। लेकिन आज भारत के आजादी के 75 साल बाद 150 से ज्यादा अमेंडमेंट उस संविधान में हो चुके हैं, भारत के संविधान में। तो ऐसे ही हमारा पितृसत्तात्मक की जो मनुस्मृति बनी हुई है, मैं उसको देखता हूँ। कुछ बातें उसमें वास्तव में बदलाव के लिए है, जैसे कि पितृवाद को अब पीछे डिस्क्लोज करना चाहिए। पितृ सत्ता वो उस परंपरा की थी जब सबरीमाला के मंदिरों में, जब हमारे हिमालयन मंदिरों में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होती थी। पर आज आप देखिए, जया किशोरी को भी, वो भी भागवत कथा कर रही हैं, जबकि गीता में कहा गया है कि गद्दी पे नहीं बैठ सकते। लेकिन आज के समय पे आप देखिए, भागवत कथा आज किस क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं हैं, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं हैं, खेल के क्षेत्र में महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री भारत की महिला बन चुकी है, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट, यूएनओ में हमारी वो रेखा शर्मा जी हैं जो यूएनओ में रिप्रेजेंट कर रही हैं भारत को। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो जिसमें महिलाएं पुरुष के बराबर हैं। तो आज वो पितृवाद की सोच, मानसिकता को, उस विचारधारा को तोड़ते हुए हमें महिलाओं की जो इतनी बड़ी आबादी है, उनको अपने साथ रखना चाहिए। उनको अपने से साथ, जो हम काम, जो हमारे कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में उनकी भूमिका होनी चाहिए। सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक पद्धति उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बनाई हुई है, उस चुनाव लड़ने में मेरी जो मांग है सरकार से, वो 50% की है। महिलाओं को सरकार की व्यवस्था में 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। और तमाम ये जो पितृ सत्तात्मक और ऐसी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो पाखंड हैं, जो अंधविश्वास है, उनको तोड़कर आज एक नई युग की हमें रचना करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये नाउमीदी का जो दौर है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो एक बड़ी आबादी है बहनों की, उन सारी बहनों को हमने जो पीछे छोड़ा हुआ है, एक बड़ा समुदाय हम जो पीछे छोड़ चले हैं, उस वजह से ये भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। मैं मानता हूं कि अब कुछ अमिटमेंट मनुस्मृति में होने चाहिए, और सब एक नया समाज और एक नया संदेश हमें उत्तराखंड की धरती से भारत को देना चाहिए। जी, तो सचिन जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि पुरुषों की सत्ता है, पुरुषों ने एक सत्ता ले रखी है, और आप साथ ही साथ ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं को समानता के अधिकार मिलने चाहिए, एक समान समाज होना चाहिए।
जी जी। और तो जहां तक जी नए समाज की रचना हम कैसे करेंगे? जब साहब जी, चाचा जी आए थे संसद भवन में, तो उन्होंने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही सबसे आगे बोर्ड लेकर घूमते थे कि गंगा पुत्र आया है। ये मैसेज भी आ रहे हैं बहुत सारे ऊपर से, गंगा पुत्र आया है। और अब मैं उनका एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में मैं आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम आगे आ चुके हैं। पर आज उन्हीं, वही तो हैं सत्ता में, वही कार्य क्षेत्र उन्हीं का है। वही उनसे हम पूछेंगे, भाई आप जब से आए हैं, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, मुझे अभी याद आया, तो एनसीआरबी ने भारत में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में 20% से ज्यादा का इजाफा देखा है भारत के अंदर। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो वही आंकड़ा बढ़ के 50% चले जाता है। आप कैन यू बिलीव इट कि पिछले 2021 में 387 मामले रेप और उत्पीड़न के उत्तराखंड में के थानों में दर्ज हैं। जी टोटल 387 मामले। जी टोटल 3,836 मामले महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के। जी टोटल दिन के 3,700 800 जी, हम माने तो दिन के 11 केस हैं। जी जी। तो ये कहीं, ये किसी, ये डोनाल्ड ट्रंप की धरती पे या अमेरिका की धरती पे नहीं हो रहे हैं ये केस, ये देवभूमि में केस रजिस्टर्ड है। उस देवभूमि की कसम लाल किले से प्रधानमंत्री जी खाते हैं। आज ये केदारपुरी में भी आए थे। एक शब्द इन्हें, एक इतने शर्म नहीं है प्रधानमंत्री जी के आंखों में कि एक शब्द वो हमारी देवभूमि की उस अंकिता के बारे में बोले। मैं आजकल जब से अंकिता हुआ है तब से मेन स्ट्रीम से तो हम कुछ समय से अलग हैं, परंतु ये भाव दिल, हम सबके सब कह रहे हैं कि ये दल का मामला नहीं, ये दिल का मामला है। ये राजनीति से ऊपर उठकर हमें अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो हम तो फिर से हम मेन स्ट्रीम पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और हम मेन स्ट्रीम में आकर क्या पाते हैं कि जितने भी बैठाए हमारे ही चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, ये प्रधानमंत्री है, उनमें से आप ताज्जुब हो जाएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी के अकाउंट में भी पिछले 1 महीने से अंकिता का जिक्र नहीं। जो सर्वोच्च संवैधानिक पद में बैठी हुई एक महिला है, उनके मुंह पे एक आवाज नहीं है। हमारे ही द्वारा चुनी गई है, प्रधानमंत्री हमारे ही द्वारा चुने गए हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्री स्मृति ईरानी, उन्होंने एक शब्द आज तक उत्तराखंड के अंकिता के लिए, और पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं ये, कहाँ व्यस्त हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौन, हमारे गृह मंत्री मौन। आज मैं आपको एक बात छोटी सी यहाँ पर करके फिर चर्चा आप भी शुरुआत करना कि हम देखते थे इससे पिछला वाला कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार थी। हमने ये सिर्फ सर्च करा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, किसी में कोई जुड़ा हुआ नहीं हूं मैं, परंतु एक बात साधारण सी सोचने वाली है। क्या चलो ये नेता तो बहुत व्यस्त हैं, नेता अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, चलो इनका मुंह से नहीं बोला जाएगा, हम इनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो नेताओं के द्वारा चुने हुए आईएएस ऑफिसर हैं, अधिकारी है, इनकी संवेदनाएं तो जाहिर होनी चाहिए थी पब्लिक प्लेटफॉर्म में। आज गृह सचिव भारत सरकार के अजय कुमार भल्ला है। ये आदमी पिछले 8 साल से ना इंटरव्यू पे आया है, ना किसी पत्रकार वार्ता पे आया है, ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है। ये गायब है, इसको भी ढूंढ के लाओ कहीं से, जो हमारा गृह सचिव है। कम से कम चलो गृह मंत्री मौन है, प्रधानमंत्री मौन है, हमारी राष्ट्रपति मौन है, तो गृह सचिव तो आगे आगे बयान दे कि हम जो भारत का आदर्श राज्य कहलाने वाला राज्य है, वहां पर ऐसे जघन्य अपराध हुआ है, तो उसके लिए हम ये कानून लेकर आ रहे हैं, हमें संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। जी मौन है, कोई कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर, कहीं ना कहीं इनका दंभ, इनका अहंकार इतना चकनाचूर हो चुके अहंकार से, ये अपना मौन मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि आए दिन हम तो प्रधानमंत्री से लेकर सचिवों से मुख्यमंत्री जी के देखते रहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पिछले 1 महीने से, कुछ कहीं पर कुछ बोलने के लिए बोलते रहते हैं। कई बार अपने ये गौरा देवी कन्या योजना की बात करते हैं,
स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अंकिता के मामले में बोलने पे इनके मुंह पे फेविकॉल चिपक गया है। जी अंकिता बिल्कुल सचिन जी, आप सही कह रहे हैं। हमें सवाल पूछने ही होंगे सरकार से, और जो भी सत्ता में, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे पार्टी कोई भी हो। देखिए, जी, कहीं चाहे कोई भी किसी पार्टी हो, बिल्कुल। जी शब्द नहीं लगा। आज भी आए थे केदारपुरी में, हम सब लोगों की जी आस थे। हमारे साथी एक वहाँ पर मोहित डिमरी जी हैं, हमारे वहीं के लुसुन टोडरिया जी हैं। ये सब के सब आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए, उनसे मांग रखने के लिए गए थे कि अंकिता के मामले में सीबीआई जांच करे, है ना। एक एक जी एक हमारा भाई है, वो तो ये कहने के वो इस बात के लिए राजी हो रखा है कि सीबीआई को उत्तराखंड में भेजने के लिए ना वो डिमांड लेटर ज्यादा मांग रहे हैं। उनका अनुदान राशि बहुत है सीबीआई की, इस वजह से वो उत्तराखंड में आ नहीं पा रहे। तो उन्होंने भी यही बोला कि हम उनको घर पे रखवा देंगे भाई, तो सीबीआई उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे और घर पे उनको रख देंगे। कोई बात नहीं, सीबीआई और किसके लिए होती है? आप दिल्ली के अधिकारियों के घरों पे तो सिर्फ 10 करोड़ की शंका के चलते हुए उनके घरों पे छापा मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर भर्ती घोटाला, इतना बड़ा भर्ती घोटाला हो जाता है, इतना बड़ा अंकिता हत्याकांड हो जाता है, उसके लिए कोई आपका संवेदना ही नहीं है, उसके लिए कोई आपके सीबीआई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो उत्तराखंड की व्यवस्था के लिए बनी है। हमारी व्यवस्था डांडी काठियों से है, ओदा झुमरा से है, ढोल दमों से है, हमारी गौ गुठियार से है, वही हमारी व्यवस्था है। दिल्ली की नजरें हमारी तरफ नहीं है, और अब हमारी आशा भी उनके लिए उनके तरफ से खत्म हो चुकी है। हम मानते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए अंकिता के मामले में, और जल्द से जल्द कोई निर्णय आना चाहिए, दोषियों को फांसी की जी सजा होनी। बिल्कुल सचिन जी, आशा जखमोला जी, विमला रावत जी, बीना कंडारी जी, दया सागर धस्माना जी हैं, काफी अशोक उनियाल जी हैं, सभी लोग बिल्कुल आपका समर्थन कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार से हम सबकी नाराजगी है कि जब हमने सरकार चुनी, डबल इंजन की सरकार चुनी, तो हमें लगा शायद चीजें बेहतर होंगी, लेकिन एक ऐसे समय में सभी की तरफ से मौन होना, कुछ कहा नहीं जाना, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाना, कहीं ना कहीं आक्रोश को बढ़ाता है। और निश्चय ही हमें सवाल पूछना है प्रधानमंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी, कि वो क्यों, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ इस मुद्दे पर खुल करके नहीं कह रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी अगर दौरा करते हैं उत्तराखंड का तो वो इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड की जनता में इतना रोष है, उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, इस मुद्दे को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है। तो एक बात जो सचिन जी रह गई थी, जो आप से मेरी पहले बात हो रही थी पितृसत्ता को लेकर के, तो अच्छा लगा कि चलिए आपने स्वीकार किया कि पितृसत्ता है समाज में, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, क्योंकि कई लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते। और दूसरा ये भी कि महिलाओं को समानता का अधिकार है और मिलना चाहिए, बिल्कुल। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो देता भी है, संविधान वो अधिकार देता है। और साथ ही जहां तक बात है शास्त्रों की, और क्योंकि आपने वो जिक्र छेड़ा है शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेद पुराणों का, तो जहां तक मेरी समझ है या मेरा मानना है, वो लिखने वाले भी पुरुष ही थे, बनाने वाले भी पुरुष ही थे। तो उनके अनुसार अगर हम सोचेंगे तो वो पुरुषों के ही पक्ष में होगा। इसमें कोई बहुत हैरानी की या कोई बहुत टफ साइंस नहीं है, ये समझना बहुत आसान है कि जो लिखता है वो अपने ही फेवर में लिखता है। सबरीमाला तो में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्शन दी कि सबरीमाला में अब महिलाएं भी पूजा अर्चना कर सकती हैं, जी, पूजा कर तो सकती वो, जी हैं। बिल्कुल सचिन जी, लेकिन वो लड़के वो छीन के लेना पड़ रहा है, वो एक स्थिति है। ये मुझे लगता है दूसरे दिन के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा खासा मुद्दा है, जिसपे हम जरूर बात करें एक बार। तो जो ये एक जो बहुत अहम चीज की हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, कि जेंडर समानता को लेकर के, जिसपे नीना जी ने भी बात की, और वो कहीं ना कहीं परवरिश और परिवेश से आता है। और स्कूल्स में भी हम लोग आने वाले समय में सेशंस करने वाले हैं। अभी तो दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, इसके तुरंत बाद हम लोग स्कूल में सेशन करेंगे एक बच्चों के साथ जाकर के, इसी तरह का, मतलब जेंडर इक्वालिटी से लेकर के, जेंडर समानता से लेकर के। तो चलते चलते, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, हालांकि अच्छा लग रहा है, चर्चा बहुत सार्थक है, बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, किशन सिंह जी हैं, लक्ष्मी रावत जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समय की कमी है। तो एक आखिरी सवाल मैं आप सबसे, आशीष शायद उनका कुछ नेटवर्क का इशू है, वो अभी नहीं है हमारे साथ। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपके निजी जीवन में, आपके आसपास क्या आप कोई ऐसी घटना देखते हैं जहां पे आपको लगता है
कि महिलाओं के साथ महिलाएं क्यों, पुरुष के साथ भी अगर किसी प्रकार का कोई असमानता हो रही है, कोई शोषण हो रहा है, आप देखते हैं, अगर वो आप घटना हमारे साथ बांटना चाहें शॉर्ट में, और आप अपने निजी जीवन में क्या ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक संदेश हो कि वो क्या ऐसा बदलाव ला सकते हैं अपने निजी जीवन में, जैसा मीना जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया अभी, जिससे कि जो ये समाज है वो एक बेहतर समाज बन पाए, महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज बन पाए, एक समानता का समाज बन पाए, जहां पर महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार भी हो और एक समान व्यवहार भी हो, वैसा हो पाए। तो सबसे पहले उषा ममगाई जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। मैम, आप बताइए, आपका कोई निजी जीवन का ऐसा एक्सपीरियंस हो और आप क्या अपनी लाइफ में ऐसा चेंज लाना चाहेंगी जिससे कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। जी उषा जी। हाँ जी अर्चना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो है देखा है कि अपने आसपास में बहुत सारी जो है घटनाएं महिलाओं के साथ भी हो रही है, पुरुषों के साथ हो रही है, लेकिन महिलाओं के साथ ज्यादा हो रही है। और खुद जो है मैं अपने बारे में एक बार बता रही हूँ कि जब मैं गांव में रहती थी, मैं 2 साल गांव में रही शादी के बाद, तो वहाँ पे जो है मैं जब देखा गया कि भाई काम करने के लिए जो है महिलाओं को ही आगे किया जाता है कि भाई तुमने ये करना है, घर का काम करना है, खेतों में करना है, सबके काम करने हैं। ठीक है, हम ये काम करते हैं क्योंकि हमारा काम है। घर में जो है छोटी मोटी जो है लड़ाइयाँ झगड़े सब जगह होते ही हैं। तो जब जो है गांव में मतदान के लिए जो पहचान पत्र बनाया जा रहा था, तो उस समय जो है मेरा पहला जो है पहचान पत्र जो है गांव में बना। तो कहा गया कि भी आपका नाम, मैंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने कहा उषा देवी। मैंने कहा मेरा नाम उषा देवी नहीं है, मेरा नाम उषा ममगाई है। तो उन्होंने ये कहा कि आप उषा ममगाई क्यों, सब तो देवी लगाते हैं, आप देवी क्यों नहीं लगाने के लिए मना कर रही हैं। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा एक तरफ से आप देवी लगवाने के लिए बोले, देवी को तो आपने क्या रूप दे रखा है। मैंने कहा आप जो है कहते हैं कि आप जो है अपने नाम के पीछे देवी लगाएंगे, लेकिन प्रताड़ित तो हम महिलाएं हो रही हैं, और हम क्यों जो है अपने नाम के पीछे देवी लगाएं। जिस समय जो है आप जो है हमें मारपीट करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, उस समय तो आपको तो ये लगता है कि ये जो है एक जानवर है, इसको मारो, ये कुछ बोलेगी नहीं। तो मैंने तो इसका विरोध किया। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम जो है, नाम के पीछे मेरा जो है कास्ट लगना चाहिए, देवी वगैरह कुछ नहीं। और उसके बाद जो है मेरा कहीं पे भी डॉक्यूमेंट है, मेरा उषा मंगाई है, देवी वगैरह नहीं। और मेरे को देख के जो है और लोगों ने भी जो है मेरा सपोर्ट किया कि हाँ ये सही कह रही हैं कि एक तरफ से जो है देवी के उसमें पूजा जाता है, दूसरी तरफ से हमारा शोषण किया जाता है। ये चीज जो है जब मैंने अपने जो है एरिया में अपने बदलाव किया, अपने घर से बदलाव किया, तो फिर आसपास के लोगों में भी बदलाव हुआ। और ये सबसे अच्छी बात हुई कि बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव ही लाएंगे तो तभी जाके जो है हम ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं ना कहीं जो है सक्षम होंगे। चाहे ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो जो है कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वही बात है कि हमें जो है अपनी लड़ाई के लिए आगे भी आना है, तो बदलाव के साथ ही आना है। पहले बदलाव अपने आप से करना है, अपने परिवार से करना है, फिर आसपास के लोगों को जो है समझा के बदलाव करना है। जी जी, जी, बहुत अच्छी बात की आपने उषा जी, कि वाक़ई में एक छोटा-सा बदलाव है, लेकिन हम समझ सकते हैं एक महिला होने के नाते वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बदलाव था। उससे जो खुशी मिलती है और उससे जो हमारे आस-पास बदलाव आते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक अच्छा माहौल बनाते हैं। जी, सचिन जी, आप प्लीज़ बताइए, अगर आप अपने आस-पास कोई ऐसी घटना देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं के साथ, क्योंकि जब हम जेंडर समानता की बात करते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि बस हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। पर जो जेंडर असमानता का खामियाजा है, वो पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। कहीं न कहीं नौकरी का एक अलग प्रेशर होता है, परिवार को पालने का एक अलग प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हार्ट अटैक्स पुरुषों में बहुत ज़्यादा है, रोने नहीं दिया जाता है। इस तरह के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो एक आप अपने आसपास क्या इस तरह का कोई एक चीज़, कोई घटना आप देखते हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि असमानता है समाज में और आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे चेंज करने के लिए? आपने असमानता की बात उठाई थी कि आसपास आपके असमानता है और क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बदलाव ही विकास की जननी है। हम लोग यही सुनते हैं हमेशा से कि बदलाव ही विकास की जननी है, और निरंतर
एक स्वस्थ समाज में बदलाव होते रहना चाहिए। और बिना बदलाव के तो अगर आप कहीं पर कोई पत्थर भी, मूर्ति भी पड़ी हुई है भगवानों की, वो मूर्ति भी जंग, उस मूर्ति में भी धूल मिट्टी फाँक के वो भगवान की मूर्ति भी सिर्फ पत्थर कहलाएगी, अगर उसमें बदलाव या रोज रिपेयरिंग ना करे या रोज पूजा पाठ ना करे। तो ऐसे ही बदलाव वातावरण में होना चाहिए। एक स्वस्थ और शुद्ध वातावरण आपके आसपास के क्षेत्रों में होना चाहिए, आपके समाज में होना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ समाज, एक भविष्य के हम नींव रखते हैं। और वो स्वस्थ से वो तो हमारे डीएनए में ऑलरेडी है, ये तो हमें जग जाहिर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले पौराणिक काल में ही हमारे जो पुरखे यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ऐसे ये शुद्ध वातावरण को ही देख कर आए थे। जब वो माइग्रेशन करने मध्य से वो यहाँ पर आए, हिमालय में आए, तो वो स्वस्थ और शुद्ध वातावरण देखकर ही आए, है ना। उनको वो पाश्चात्य संस्कृति को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने हिमालय की भूमि को रहने के लिए चुना। तो पहले से ही हमारा जो डीएनए है गढ़वालियों का और कुमाऊनियों का, उत्तराखंड का जो डीएनए है, वो शुद्ध वातावरण का रहा है। और परंतु ये जो अशुद्ध, जो कुछ लोग पिछले कुछ सालों में आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वातावरण को बहुत दूषित किया है। और इस दूषित वातावरण के चलते जो हमारे, सॉरी टू से, पर हमारी बहनें भी उसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। फर्ज कर लीजिए कि आज उन्हें गढ़वाली गाने सुनने से ज्यादा उनको इंग्लिश गाने पसंद आते हैं। आज उनको पहाड़ी नाच करने से अच्छा उनको हिंदी बॉलीवुड की पिक्चरें देखना पसंद है। ये कहीं ना कहीं मैं डिस्कस सचिन जी की समय हम लोग थोड़ा सा जी शॉर्ट में ये है, मैं उन सारी अपने उत्तराखंड की बहनों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने समाज के ही किसी दोस्त से, अपने परंपरा के ही किसी व्यक्ति से आप समाज में उठे बैठे। ये पुलकित जैसे, अंकित जैसे लोग जब आपको पहली नजर में पता चल गया, तो वहीं समाज से आप अपनी उनकी दूरी बना दें। तो वहीं से हमारे आसपास, और सबसे बड़ा तो फिर शिक्षा प्रणाली है जो पाश्चात्य ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है, बहुत बड़ा कारण है हमारे वातावरण को दूषित करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो परंपरागत, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वो व्यवस्था में आए, जिससे हमारी जो परंपरा, पीछे छूटी हुई हमारी शिक्षा परंपरा है, वो आगे, वो हमारे लोगों के बीच में आए। और जो ये वातावरण बना हुआ है देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, वो वातावरण, वो हालात फिर से सुधरे और अमन पसंद हमारा समाज बने। और बिल्कुल जी, अमन पसंद समाज बने। जी सचिन जी, बिल्कुल। तो नीना जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। हालांकि आपने बहुत अच्छे से पहले भी बताया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस लाई हैं, और लेकिन एक शॉर्ट में फिर भी अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसा देख रही हैं जो ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन बहुत शॉर्ट में, हम ऑलरेडी बहुत टाइम आगे जा चुके हैं, और क्या एक बदलाव अगर आप सजेस्ट करना चाहें लोगों को कि वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं? जी सजेस्ट तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जैसे घरेलू हिंसा के बारे में बात होती है कि आमतौर पे होता है कि पुरुष जो है शराब पी के घरों में जो मारपीट होती है, तो मेरी जो सहायिका आती है मेरे पास, तो बहुत क्या हुआ कि उसने एक दिन रोने लगी कि ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने रात को मारा, और कि जब भी वो पी के आता मेरे को मारता है। तो मैंने कहा वैसे ठीक रहता है। तो पहले मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तो फिर बच्चे कुछ नहीं बोलते, बच्चे उसके बड़े हैं कि नहीं कि बच्चे भी कुछ नहीं बोलते, सब डरते हैं। तो मैंने उसको ये समझाया कि जब आदमी हाथ उठाता है, तो कोई भी हाथ उठाता है वो डरपोक होता है। वो आप पे हाथ तभी उठाएगा जब उसके अंदर कोई डर होगा। अपनी कमजोरी में इंसान हाथ उठाता है। मैंने कहा अगली बार तेरे को हाथ उठाने लगे हो तो उसका हाथ पकड़ लेना। कह रही नहीं दीदी मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा तू करके देख। मैं कहा नहीं कर सकती तो फिर मैंने कहा मेरे सामने शिकायत लेके मत आना। अगली बार उसने जो बड़ी सुबह हंसी आई, कह रही दीदी मैंने कल उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उसको जोर से धक्का दिया, और सुबह उठ के मेरे पैरों में उठ के माफी मांग रहा था। तो ये मेरा ये बहुत एक मनोवैज्ञानिक वो है, ये सत्य है ये कि कमजोर आदमी ही दूसरे पे हाथ उठाता है। आप अगर उस हाथ को रोक देंगे तो अगली बार वो आपके हाथ ऊपर तरफ हाथ नहीं उठेगा। और जरूरत हो तो आप भी ऊपर से हाथ उठाइए, मैं तो कहती हूँ।
तो ये जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सामने वाले को जवाब नहीं मिलता तो उसकी हिम्मतें बढ़ती हैं। तो बिना किसी डर के उसका विरोध कीजिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इनसे, घरेलू हिंसा के ऊपर, क्योंकि औरतें मार खाती रहती हैं, उन्हें फर्क सोचती है कि ये तो हमारी नियति है, और ये जो मैं कुछ करूंगी मेरे बच्चों को मारेगा, फिर ये करेगा। लेकिन जब उसके अंदर ये डर आ जाएगा कि मुझे जवाब मिल रहा है, तो वो रुकेगा, जरूर रुकेगा। हिंसा भी में रोकने में बहुत सहायक होगा ये कदम, ये मेरा मानना है। और इस पे जरूर जो है लोग ध्यान दें, औरतों तौर पे जो औरतें हैं जी। एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन मुझे लगता है काम जरूर करेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग आज हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने विचार शेयर करे। आशीष, हालांकि उनका कुछ नेटवर्क का इशू था, वो बीच में ही कट हो गया, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे युवा होने के नाते जो उनके विचार थे उन्होंने वो हमारे साथ रखे। और हम धात में लगातार बात करते हैं, निर्भया कांड के बाद से हम लोग लगातार 10 सालों से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस वक्त बहुत अच्छा समर्थन भी हमें मिल रहा है। आशा आप लोग इस तरह का समर्थन हमारे साथ रखेंगे। इस पूरे क्रम में हमारे साथ दयासागर दसमाना जी, रोशनी नेगी जी, संगीता भोगुना जी, मनोज भट्ट जी, सौरभ अग्रवाल, बीना कंडारी जी, कल्पना भोगुना जी, विमला रावत जी, बहुत सारे लोग, लक्ष्मी रावत जी हैं, स्वाति रुभाल हैं, कमला उनियाल जी हैं, बहुत, विनोद जोशी जी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। शौरी, अगर किसी का नाम छूट जाए, अशोक उनियाल जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ, किशन सिंह जी हैं, जो पूरे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ओम प्रकाश जी हैं, और उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका समर्थन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम इन अहम मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे वो पितृसत्ता हो, भू कानून हो, या अंकिता को न्याय दिलाने की बात हो, तो अंकिता को जो न्याय दिलाने की बात है वो सिर्फ इस पूरी कहानी का जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है। उससे कहीं बड़ा हिस्सा है ये कि आगे भविष्य में उत्तराखंड में कोई दूसरी अंकिता ना बने। हमें उस पर बहुत जरूरी काम करना है, क्योंकि अंकिता को न्याय दिलाने का जो प्रोसीजर है जुडिशरी का, वो बहुत लंबा चलने वाला है, वो लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। उस पर तो हम लोग लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये भी जरूरी है कि साथ ही साथ हम एक ऐसे समाज की भी रचना करने की कोशिश करें, समाज में ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करें कि भविष्य में कोई दूसरी अंकिता ना बने, भविष्य में कोई दूसरी लड़की डरे ना घर से बाहर निकलने में, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या नौकरी के लिए हो। क्योंकि आज के समाज में जब लड़कियां बाहर, वो छोड़िए, शहर छोड़िए, देश छोड़िए, चांद, दूसरे ग्रह में, स्पेस तक पे लड़कियां जा रही हैं, पायलट हैं, प्रधानमंत्री बन रही है, सब कुछ लड़कियां कर रही हैं। तो ऐसे में एक समाज होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक सुरक्षित माहौल दें। और जो पितृसत्ता है वो सिर्फ एक विचार है, वो पुरुष या महिला नहीं है। वो एक महिला की सोच भी पितृसत्तात्मक हो सकती है और एक पुरुष भी महिलावादी हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है, इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। और अपने घर से, जैसे कि नीना जी ने भी बोला, हमारे सभी पैनल ने भी माना कि वो चीज करनी भी बहुत जरूरी है कि हम अपने घर से बात करना शुरू करें। और आज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये लाइव देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, आप जरूर एक कमेंट कीजिए इस लाइव में और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या एक बदलाव लाने वाले हैं अपनी जिंदगी में, जिससे कि समाज बेहतर बन सके। और आज अपने घर पर जाकर अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने पिता से जरूर बात कीजिए कि वो क्या करने वाले हैं लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए। फिर आप सबका धन्यवाद। और जाते जाते एक आंकड़ा कि 2020 में जो केस थे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के, चाहे वो कुछ भी हो उत्तराखंड में, वो 2810 थे, लेकिन 2021 में वो केस 3836 हो गए, यानी हर दिन के कम से कम 11 केस। तो ये बात बहुत चौंकाने वाली है, सोचने वाली है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेती हूँ अर्चना, और एक बार फिर आपके साथ आऊंगी बहुत जल्द एक और फेसबुक लाइव के साथ, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में जाकर बच्चों से बात करेंगे जेंडर समानता को लेकर के और एक समान समाज को लेकर के। आप लोग यूं ही हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, उषा जी का, नीना जी का, सचिन जी का और आशीष जी का। धन्यवाद।